हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के एक नए कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस के सेशन में। बहुत दिनों से सेशन बंद था। सबका क्वेश्चन था कि सर सेशन क्यों बंद है। तो मैं ये बता दूं कि आरोहन में कुछ नया हुआ है और बहुत कुछ नया होने वाला है आगे भी। जो भी कुछ नया हुआ है उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसका परिणाम देखने के लिए। अगर तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं तो आप हमारे मालीगांव चारियाली में स्थित हेड ऑफिस में आकर के देख सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा आरोहन को एक नए रूप में देखने के लिए हमारे हेड ऑफिस 3rd फ्लोर यूबीआई बिल्डिंग मालीगांव चारियाली में आकर एक बार पदार्पण करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन को शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा 6 और 7 जुलाई यानी कि बीते कल और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग जो करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपके टेलीग्राम में सर्च करें आरोहन सिविल और उस ग्रुप को ज्वाइन करें जहां आपको हमेशा अपडेटेड करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और साथ ही साथ एडमिशन और कोर्सेज से जुड़े नए इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ये जो सेशन होने वाला है इसका पीडीएफ आपको आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट .com इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, जिससे भी आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी और जानकारी के लिए आप 7002216693 इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन में। सबसे पहले देखते हैं आज कौन सा सेशन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे सबसे उफनते हुए टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड की। फिर बात करेंगे हम सिंबल और नेम क्राइसिस। महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना के बाद अब एनसीपी में भी फिर से नाम और सिंबल को लेकर के जो क्राइसिस है फिर से देखने को मिलता है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस। एससीओ की मीटिंग जो इंडिया ने होस्ट की है कुछ ही दिन पहले, उसके बारे में भी बातें करेंगे। एक छोटी सी बात हम लोग करेंगे, इंडिया ने रशियन ऑयल को पे करने के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल किया है और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। बात करेंगे कि कैनेडियन हाई कमिश्नर को समन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिगार्डिंग खालिस्तान मूवमेंट के जो पोस्टर्स कनाडा में स्प्रेड हुए हैं उसके बारे में। बात करेंगे 125th एनिवर्सरी जिस चीज का खत्म हुआ है वो है अल्लूरी सीतारामा राजू का जो बर्थ एनिवर्सरी था, उस पर प्रेसिडेंट साहिबा ने कुछ बातें बोली हैं, उसके बारे में भी बातें करेंगे। बातें करेंगे एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से जीएसटी में कि ग्रीडफ्लेशन यानी कि जो प्रॉफिट के लिए ग्रीड है वो कितना जिम्मेदार है बढ़ते इन्फ्लेशन के लिए। और कर्नाटका अन्य भाग्य स्कीम यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और ओपन मार्केट सेल स्कीम, इन दोनों में रिलेट करके इस चीज को बातें करेंगे हम लोग। और जो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी, उसको लेकर के जो अमेंडमेंट कर्नाटका में आने वाला है ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बातें करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल्स में। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज के द हिंदू एडिटोरियल में देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने एक आर्टिकल लिखा है। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा उसको एक बार पढ़ के आए। वहां से आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। ठीक, यह आपका GS2 पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो भी आपका ये GS1 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका जो एब्सेंस है, उसकी जो गैर मौजूदगी है, उसने सिर्फ इनइक्वलिटीज और इनकॉन्सिस्टेंसी को ही बढ़ावा दिया है भारत जैसे एक रिच डाइवर्स कंट्री में। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर जी जो हमारे आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग बोलते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूसीसी को इंक्लूड करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया था। किस चीज के लिए? ताकि जेंडर इक्वलिटी लाया जाए।
किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी लाया जाए, बात करेंगे अगले स्लाइड में। और जो सोशल एविल्स हैं, जो समाज में चलने वाली जो गलत अवधारणाएं हैं, जो गलत नियम हैं, कानून हैं, उससे बचने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है, ये बाबा साहेब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिस्कशन कर रही थी उसमें उन्होंने बार बार इस चीज को कहा है। बट द प्रॉब्लम इस पॉइंट को आप लोग जरूर मेंशन करें आपके आंसर्स में, कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक यूनैनिमस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई, एक कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच पाई, उसके कारण क्या किया गया, इसको डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में डाल दिया गया। ठीक, और डीपीएसपी क्या है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इसको हम लोग लीगली यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसको इसके अगेंस्ट में किसी कोर्ट में जाकर के ट्रायल नहीं कर सकते, सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक, सो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी लीगल बॉडी को, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, अगर देखें यूसीसी और आर्टिकल 44 ये है क्या, तो जो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट 4 में आता है। इसका जो आर्टिकल 44 में मेंशन है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्योंकि जो डीपीएसपी है दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल इन एनी कोर्ट, बट ये गाइड करेगा स्टेट को उसके पॉलिसी फॉर्मेशन में, यही हम जानते हैं। ठीक है, नाउ इसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो बोलते हैं कि भारत की एकता को बचाने के लिए, हाँ हम लोग बोलते हैं हमारी अनेकता में ही एकता है, उसी के बारे में हम लोग बात करते थे इतने दिन। बट अभी जो लोग सपोर्ट करते हैं इसको, उनका कहना है कि देश की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए और जेंडर जस्टिस के लिए ये यूसीसी बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं आपको कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कुछ दिन पहले 2021 फरवरी में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस चीज को बार बार कहा था कि इसको 15 इयर्स जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज कंडक्ट करने के लिए एक लड़की का प्यूबर्टी रीच करना ही एनफ है, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में लीगल है। बट अगर हम लोग देखें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अंडर में इट्स एन ऑफेंस। तो फिर क्यों ये कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के चले? ठीक, तो इसी को एक यूनैनिमस डिसीजन के द्वारा गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इसको लाया जाए। ठीक, नाउ इसको अपोज करने वाले क्या कहते हैं कि इससे रिलीजियस फ्रीडम और डाइवर्सिटी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग होली बुक्स हैं, उनमें अलग अलग लीगल बाइंडिंग्स हैं, रिलीजियस लॉज हैं, तो उसके द्वारा जो ये लोग चालित होते हैं उसमें हम लोग स्टेट इंटरवेंशन देखने को मिलेगा हम लोगों को, अगर यूसीसी आ गया तो। ठीक है, बात करते हैं फैक्ट्स की, तो इंडिया में सिर्फ गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बलवत है। और ये कब से है? 1961 में जब गोवा का लिबरेशन हुआ था पोर्चुगल से, तब से ही ऐसा है। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं, मैं यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का बात किया, हिंदू मैरिज लॉ भी एक हिंदू पर्सनल लॉ का ही मैटर है, जिसके तहत हिंदुओं का मैरिज होता है। अब बात यह है कि अगर हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट को देखें, जिसमें एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करता है, तो उसमें हिंदूज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होने के बाद भी हिंदू लॉज से ही बाइंडिंग होता है, पर मुस्लिम के केस में ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो ये सब एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में आप लोग जाएं, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, क्यों ये एक एडवांटेज देगा देश को, क्यों ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, इन सभी के बारे में आप लोग जरूर डिस्कस करें अपने आंसर में। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार, ये हमारा GS2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीत पवार जी ने क्या किया है, क्योंकि ये बार बार आया है, इससे पहले शिवसेना के केस में आया है जब जो शिंदे फैक्शन था, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो शिंदे जी हैं, उनका जो फैक्शन शिवसेना से अलग होकर के उन्होंने कहा था कि क्योंकि उनके पास ही MLAs का मेजॉरिटी है, तो शिवसेना का सिंबल और शिवसेना के पार्टी का नाम
सब उन्हीं के पास होना चाहिए। शिवसेना का जो शिंदे फैक्शन था, शिवसेना में दो फैक्शंस हैं, एक है शिंदे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और जो दूसरे हैं वो है उद्धव ठाकरे। ठीक, सो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं अजीत पवार, वो एनसीपी के मेंबर थे। उन्होंने जैसे ही, क्योंकि एनसीपी जो है वो महाविकास अघाड़ी यानी कि जो कांग्रेस और एनसीपी का जो वहां पे गठबंधन था उसका पार्ट था, वहां से निकल करके उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन ले लिया। तो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज के मेंबर उनके सपोर्ट में है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए कि जो पार्टी का सिंबल है और पार्टी का जो नाम है वो उनके साथ ही रखना चाहिए, ना कि जो शरद पवार जी हैं जो कि एनसीपी के फाउंडर भी है, उनके साथ रहना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो जो सिंबल का अलॉटमेंट है वो कैसे होता है, इट इज अलॉटेड बाय द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने में और अलॉटमेंट करने में सिंबल्स का। जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज और रिकॉग्नाइज पार्टीज हम लोग बात करते हैं, ये इसी जो ये जो एक्ट है द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, उसी के बल पे ये करता है। 1968 से पहले क्या होता था कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो नोटिफिकेशन जारी करता था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ये 1968 तक चलता था, बट 1968 में वो जो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है उसको प्रोमलगेट किया गया, जिसके अंडर में आजकल एलोकेशन ऑफ सिंबल किया जाता है। तो इसी के अंडर में जो शिवसेना, क्योंकि शिवसेना कहां तक गई थी सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है कि शिवसेना का जो शिंदे फैक्शन है उसी के साथ में पार्टी का नाम और सिंबल दोनों रहना चाहिए, दैट मस्ट बी वैलिडेटेड। ठीक है, प्रोविजन क्या है कि सिंबल ऑर्डर में एक प्रोविजन है, जनरली उसमें रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज ये करना है उसके अंडर में। और जो पैराग्राफ 15 है ये डिसाइड करता है कि जो राइवल ग्रुप्स होंगे सेम पार्टी में, हाँ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में, छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज में ये हो ही सकता है। नाउ नेम और सिंबल को लेकर के पैराग्राफ 15 में ये मेंशन्ड है, तो इस चीज को आप लोग जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि परसों ही आप लोगों का एग्जाम है, कल से ही एपीएससी का मेन स्टार्ट होने वाला है, तो शायद आपको वहां पे इस चीज से मदद मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनसीपी के बारे में, क्योंकि एनसीपी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सोनिया गांधी जी थी, सोनिया गांधी क्योंकि इटालियन थी, उनका जो सिटीजनशिप था वो इटालियन था, और उनका जो सिटीजनशिप था वो इंडियन था, बट शी वॉज इटालियन बॉर्न, और वो राजीव गांधी जी की वाइफ थी, तो उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिल गया। बट द प्रॉब्लम इज कि इसके बेसिस पे, क्योंकि उनको चेयरमैनशिप मिलना था पार्टी में, उसको अपोज करते हुए शरद पवार, पीएस सांगमा और तारिक अनवर, शरद पवार इज फ्रॉम महाराष्ट्र, पीएस सांगमा इज फ्रॉम सिक्किम, तो इनको देख करके हम लोगों ने ये जाना कि 10 जून 1999 में ये लोग पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद आपको दिखेगा दिसंबर 1999 जिसमें तृणमूल कांग्रेस वो भी पार्टी से अलग हो जाएंगी। तो दिस वाज हाउ कांग्रेस ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंटेड पार्टीज। ठीक है, ये इंडियन नेशनलिज्म और गांधीयन सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। महाराष्ट्र में लार्जेस्ट पार्टी है और नागालैंड में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। ठीक, एनसीपी बना, उसमें जो शरद चंद्र सिन्हा का जो फैक्शन था, दैट इज द इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, जो समाजवादी कांग्रेस पार्टी थी, वो भी इसमें मर्ज हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस की, GS2IR पर्सपेक्टिव की। एससीओ जो मीटिंग है इंडिया का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इंडिया को इससे क्या मिला, हमने क्या खोया, हमको क्या करना चाहिए था, क्या चैलेंजेस है, इन सब के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस बार। या तो G20 नहीं तो एससीओ मिलेगा ही, अगर ना भी मिले तो आप रिलेट करके जरूर आंसर्स को बनाएं, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि नहीं ये एस्पिरेंट कुछ पढ़ता है, उसे न्यूज़पेपर या न्यूज एनालिसिस की जानकारी है। तो इस साल जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है उसका जो मीटिंग है उसको चेयर किया है न्यू दिल्ली ने, यानी कि हमारे पीएम साहब ने। उसमें 4 आउटकम्स को अडॉप्ट करने की बात हो रही थी, दैट इज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसी के साथ साथ 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट
किसमें? रेडिकलिज्म में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो चाइना का BRI था, इसके अगेंस्ट में इंडिया ने स्टेटमेंट देना था, बट इंडिया ने खुद को इस स्टेटमेंट को देने से पीछे रखा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेंसस जो था वो नहीं बनता। अगर इंडिया इस प्रस्ताव को उठाता तो भी इंडिया को ऐसा लगा, है ना, क्योंकि BRI का जो प्रोजेक्ट है वो POK के अंदर से जाता है, चाहवार पोर्ट तक, चाइना से चाहवार तक, हाँ, कराची पोर्ट, चाहवार पोर्ट, ये सब पोर्ट यूज करके चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और भी स्ट्रेंथनिंग करना चाहता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि भारत के टेरिटरी के अंदर से, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से चाइना ने जो CPEC है, दैट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेकर के गया है, जिसके कारण से इंडिया ने इसके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट देने की बात की थी, मगर दुख की बात यह है कि यह स्टेटमेंट इंडिया रख नहीं पाया। ठीक है, SCO किस बारे में बात किया है? इस बार SCO ने डिजिटल पेमेंट्स और रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने में और टेररिज्म को काउंटर करने में SCO ने कोऑपरेशन की बात करी है। SCO ने और भी कहा है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को हम लोग ग्लोबल इंटरेस्ट में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में काम करेगी, जो बात को कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट टेक अवे यह है कि इसी कॉन्फ्रेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कल को प्रीलिम्स में कि ईरान का इंडक्शन कब हुआ। तो ईरान का इंडक्शन एज अ 9th मेंबर इस SCO के समिट न्यू दिल्ली में, जो कि वर्चुअली किया गया, उसमें ईरान को इंडक्ट करने की बात साइन हो चुकी है। ठीक, बात करते हैं SCO है क्या। तो शंघाई 5, जो SCO का पहला नाम था, वो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूरोपियन और एशियन नेशन से बना हुआ है। उसमें मेंबर कौन कौन है? देयर आर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया। सिर्फ और सिर्फ रशिया की वजह से हम लोग इसको यूरेशियन नेशन बोल रहे हैं। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और जो नया मेंबर हम लोगों को दिखेगा दैट इज ईरान। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द 9th मेंबर इज ईरान। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज, तभी आप लोगों को यहां पर भी और इसके पहले वाले स्लाइड में भी रशियन और चाइनीज ही दिखेगा सिर्फ और सिर्फ। ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि इंडिया अपनी बात तो रख नहीं पाया, पूरा जो इंडिया को इस बात को रखना था, ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि चाइना को रोकना या चाइना को रेजिस्ट करना, कंट्रोल करना, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव्स रहा है अभी तक इंटरनेशनल सिनेरियो में। तो इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें तो जो शंघाई 5 यानी कि जो SCO है, वो इंडिया के लिए इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1996 में शंघाई 5 इमर्ज हुआ। कब? जब बॉर्डर डिमार्केशन एंड डिमिलिटराइजेशन टॉक्स हो रहा था। किस रिलेटेड? अगर सबको पता हो 1996 है, तो जो USSR से टूट करके कंट्रीज बने थे कुछ, उनके रिगार्डिंग इस चीज को किया गया। इसके पहले 5 मेंबर हुआ करते थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 3 स्थान मिलेंगे आपको, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसी के साथ साथ चाइना एंड रशिया। ठीक, तभी इसको शंघाई 5 कहा जाता था। उज्बेकिस्तान इस ग्रुप में घुस गया 2001 में, उसके बाद से उसको शंघाई 5 कहा जाने लग गया। और इंडिया और पाकिस्तान इनिशियली ऑब्जर्वर स्टेट थे, और 2017 में इन दोनों को एक साथ में देखना, चाइना कैसे इस पूरे साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करता है, कि उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को SCO में जगह दे दी, और इसी के साथ उसने सार्क को और भी अंधेरे में ढकेल दिया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसको उसने फिर से एक अंधेरे में ढकेल दिया। सार्क का मीटिंग 2014 के बाद हम लोग को देखने को ही नहीं मिला है उसके बाद, है ना। तो इन सभी चीजों को आप जोड़ सकते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। एक छोटी सी बात इस स्लाइड से रिलेटेड मैं बता देता हूं आपको, कि इंडिया ने युआन यानी कि जो चाइनीज करेंसी है उसको यूज करना शुरू किया है। किसमें? क्या करने के लिए? कि रशियन ऑयल के पेमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो रशियन ऑयल है, रशिया ड्यू टू यूक्रेन वॉर, रशिया इतने सैंक्शंस झेल चुका है कि उसे अभी डॉलर, यूरो, ये दोनों बहुत कम मिल रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल सैंक्शंस। तो उसको अभी ग्लोबल ऑयल करेंसी चाहिए, क्योंकि उसको भी तो कहीं ना कहीं पे करना होता होगा।
जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उनका जो भी इम्प्लीकेशन है उसको आप अगर देखें तो कहीं से मिलेगा तभी तो कहीं दे पाएंगे, है ना। तो समझिए कि अगर हम चाइना में ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, चाइना में अगर हम लोग ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाए तो हम लोगों को उसके बदले में क्या मिलेगा, हम लोगों को उसके बदले में युआन मिलेगा। और ये युआन अगर हम लोग रख पाए तो उससे हम लोग रशियन ऑयल और भी बहुत सारे चीजों में पे कर पाएंगे। तो इसीलिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसमें इस चीज को जरूर रिलेट करें आप, कि जो हमारा बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट तो है चाइना के साथ, हम लोग चाइना में जो चीजें भेज रहे हैं उसमें हमारा जो एक्चुअल ट्रेड वॉल्यूम है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो हमारा इंपोर्ट जो है, चाइना से आने वाले वस्तु जो है जो भारत में आती है उनका जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रेट में बढ़ रहा है। अगर हम लोग ग्राफ देखें तो चाइना से इंडिया में आने वाले वस्तुओं का ग्राफ ऐसा होगा और इंडिया से चाइना में जाने वाले वस्तुओं का ग्राफ ऐसा होगा। सो कौन सा ज्यादा ऊपर जाता है अगर आप लोग देखें तो इट्स वेरी हाई। सो हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट में हो रहा है अगर हम लोग कंपेयर करें इंपोर्ट के साथ तो, ठीक। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी चाइना के साथ हमारा ट्रेड उतना अच्छा है तो जरूर, बट ये चाइना के फेवर में अच्छा है। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर हम लोगों को रशियन ऑयल में पे करना है तो एक्सपोर्ट को हम लोगों को बढ़ाना होगा। इस पॉइंट को आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या चाइना रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आईआर पर्सपेक्टिव में एक और क्वेश्चन की, ठीक। नाटो ने प्रपोजल दिया है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोजल दिया है इंडिया को नाटो प्लस 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 ज्वाइन करने का। ये नाटो प्लस है क्या? जो नाटो प्लस है ये एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कुछ है नहीं, ये नाटो का एक दूसरा दिमाग चलाने का आइडिया है। क्या? कि जो यूएस के दूसरे एलाइज है, क्योंकि हम लोग यूएस के साथ क्वाड में भी है और बहुत सारे मिलिट्रियल अलायंस हमारे साथ है, दैट इज कॉमकासा एक एग्रीमेंट है, एक लेमोआ एग्रीमेंट हमारा साइन किया हुआ है, ये लॉजिस्टिक एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ये कोमोडिटीज को यूज करने का, एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज करने का। तो हमारे साथ यूएस का डिफेंस अलाई बहुत स्ट्रांग है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो इंदस एक्स देखा है ना, सो ये सब चीज हम लोग अगर देखें तो यूएस के साथ जो नाटो को लीड करता है, यूएस के साथ हम लोगों ने जो भी एलाई यूएस के साथ जो भी है 5 एलाइज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इसी के साथ साथ हम नाटो जो चाहता है कि इंडिया भी इस नाटो प्लस को ज्वाइन करे, किसके लिए? ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसको झेलने के लिए नाटो जो है, नाटो प्लस जो है उसको ज्वाइन करे इंडिया, ठीक। नाउ व्हाइल नाटोज अर्लियर टारगेट वाज सोवियत यूनियन, ध्यान रखना नाटो जब बना था, ठीक, नाटो जब बना था, नाटो वार्शो पैक्ट, मनीला पैक्ट, ये सब पढ़ लेना। जो सियाटो है वो मनीला पैक्ट है, नाटो जो है वो वार्शो पैक्ट है। ये सब चीजें अगर देखो तो सोवियत यूनियन उस समय हुआ करता था, उसको उसके मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए नाटो को बनाया गया था। अब सोवियत यूनियन तो है नहीं, सोवियत यूनियन के बाद रशिया बना। तो नाटो का जो फोकस है अभी ना तो रशिया पे है, हाँ, और ना ही सोवियत यूनियन तो है ही नहीं अभी। बट रशिया यूक्रेन के वॉर, नाटो का अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद नाटो का जो टारगेट है वो अभी रशिया भी बन चुका है कहीं ना कहीं। बट इसी के साथ साथ जो नाटो प्लस होगा उसका काम होगा चाइना को काउंटर करना, ठीक। तो नाटो है क्या, इसके बारे में एक दो लाइन अगर इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है, तो नाटो इज अ ट्रांस मिलिट्री अलायंस ऑफ 31 कंट्रीज, जो कि यूरोपियन मेंबर्स ही ज्यादा है, ठीक है। नाटो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड ही कर रहा है। फिनलैंड उसने ज्वाइन किया है, अभी स्वीडन भी वेट कर रहा है, स्वीडन भी शायद ज्वाइन कर लेगा, ठीक। तो नाटो के बारे में इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। इस चीज को हम लोग जो खालिस्तान मूवमेंट है इसको आप किसके साथ नहीं रिलेट कर सकते? आप GS1 में इसको रिलेट कर सकते हैं, किसके साथ? हिस्ट्री के साथ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के साथ, GS2। क्यों?
क्योंकि GS2 में फिर वो पॉलिटी पर्सपेक्टिव आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है ये चीज, ठीक है ना। सो न्यूज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ट्यूसडे को कैनेडियन हाई कमिश्नर कैमरॉन मैके को समन किया है। किसके अगेंस्ट में? टू लॉज अ प्रोटेस्ट। जो खालिस्तानी लोगों ने जो पोस्टर जारी किया था इंडियन डिप्लोमेट्स के फोटो को लगा करके, ठीक, फोटो लगा करके उन्होंने पोस्टर्स पुट आउट किया था, तो उसके अगेंस्ट में क्यों ऐसा हो रहा है इसका जवाब मांगने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा को समन किया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे तो देखेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या। तो अगर खालिस्तान मूवमेंट की बात करें तो खालिस्तान मूवमेंट जो है एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। इसका हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो एक सोवरेन सिख स्टेट, यानी कि सिख धर्म के बेसिस पे एक सोवरेन स्टेट की बात करता है, हाँ, जो कि पहले हुआ करता था, अभी नहीं, कुछ दिनों तक नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले अमृतपाल सिंह, उसके अंडर में फिर से जो भिंडरनवाला आर्मी है वो फिर से जाग गया। अभी अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ के जेल में उसको अरेस्ट करके रखा गया है, ठीक। तो ये क्या है कि भारत में उसका उतना भी प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, पर जो डायस्पोरा कंट्रीज है, सिख डायस्पोरा, यानी कि जो कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर भारी मात्रा में आपको सिख लोग दिखेंगे, वहां पर ये जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है ये फिर से जागना शुरू हो गया है, ठीक। ये कब शुरू हुआ था? जब पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हुआ था कि एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, जिसको हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट के रूप में मान सकते हैं, उसको जब बनाने की बात की गई थी तब ये चीज हम लोगों ने देखा था, ठीक। इसमें क्या था? इसमें हम लोगों ने देखा था कि पंजाब, इसके बाद जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो पंजाबी स्पीकिंग पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक अलग स्टेट और हरियाणा, तो सिख धर्म के बेसिस पे पंजाब, हिंदू मेजॉरिटी के बेसिस पे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को बना दिया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1966, ठीक। इसी के बाद फिर एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो 1973 में दिया गया था। इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि जो ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी डिमांड करती हुई आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को जारी किया गया, इसमें आइडेंटिफाई किया गया अलग अलग रीजन्स को जो एक सेपरेट स्टेट के पार्ट होंगे, जिनमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने अभी अभी 370 आर्टिकल 370 को हटाया, जहां जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। तो वही एक ऐसा ही चीज 1982 में जर्नैल सिंह भिंडरनवाले, एक प्रीचर थे, वो सिख प्रीचर थे, अकाली दल के लीडरशिप ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, जिसका नाम दिया धर्म युद्ध मोर्चा। इस धर्म युद्ध मोर्चा के बाद देखा गया कि जो ये पूरा का पूरा मूवमेंट था भिंडरनवाले जी का, वो एक वायलेंट मोड़ ले लिया। क्यों? क्योंकि 1984 में ये लोग, बोला जाता है कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ गोल्डन टेम्पल में जा करके छुप गए थे। उनको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था 1984 में। 1984 अगर आपको ध्यान हो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वाज इंदिरा गांधी। इसी के बाद देखा जाता है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में टैंक्स और एयर सपोर्ट के साथ क्या किया जाता है कि गोल्डन टेम्पल में जो आर्मी घुसती है, उसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा धक्का मिलता है। लेकिन जब गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से शांत कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, सिख कम्युनिटी को यह बहुत हर्ट करता है और वहीं से खालिस्तान का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा वायलेंट मोड ले लेता है, ठीक। इसी के बेसिस पे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के जो 2 सिख बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद शुरू होता है 1984 का सिख मैसेकर, सिख दंगा जिसको बोला जाता है, जिसमें हजारों सिखों को
एंटी सिख वायलेंस में हजारों सिखों को जान गंवाना पड़ता है। उसके बाद जो सिख नेशनलिस्ट लोग हैं उन्होंने एक एयर इंडिया के फ्लाइट में आग जला दी थी जिसमें 329 लोग जान गंवा बैठे थे। उसके बाद फिर 1995 तक पंजाब में वर्स्ट वायलेंस देखा गया। 1984 से 1995 ये पूरे ऑलमोस्ट 10 साल पंजाब बहुत बुरे हालत में रहा। इसीलिए देखोगे, इसलिए आप लोग देखेंगे कि जो इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको हम लोग जानते हैं, उसका जो इम्प्लीकेशन है वो पंजाब में बहुत ज्यादा है। उस समय बार बार इस चीज को किया जाता था, प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1995 पंजाब फिर से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद मिलिटेंट्स से दूर हो गया और शांति के पथ पे अग्रसर होने लग गया। ठीक, चलिए GS1 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अल्लूरी सीताराम राजू। ये क्वेश्चन आपको फिल्म्स में भी मिल सकता है, मेंस में भी मिल सकता है। वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में लड़ाई किया था, आर्म्ड कैंपेन चलाया था। उनके वजह से इनको हीरो ऑफ द जंगल यानी कि मान्याम वीरुडू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। और जो 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आप लोग ने पढ़ा होगा, 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट क्या था, जिसमें आदिवासियों का फ्री मूवमेंट, उस समय तो आदिवासी जो लोग जंगल में रहते थे उनको अपने ही जंगल में फ्री मूवमेंट से बाधित किया जाता था। ठीक, और उनको जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उनका, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो पोडू कहते हैं हम लोग, वहां पे जो पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए उनको क्या किया जाता था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। इसके अगेंस्ट में अल्लूरी सीतारामा राजू जी ने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। ठीक, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उन्होंने ट्राइबल्स को जस्टिस, लोकल पंचायत कोर्ट और कॉलोनियल कोर्ट को बॉयकॉट करना, उसके माध्यम से जस्टिस दिलाने का कोशिश किया था। ठीक है, ताकि जो ट्राइबल्स हैं, एक्चुअल में जो अभी एडीसी का कॉन्सेप्ट है, अगर एडीसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उस पर आप इस चीज को इन्फर कर सकते हैं कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, कि जो आदिवासीज है दे आर रूल्ड बाय देयर ओन सेट ऑफ लॉज, वो अपने लॉज से ही खुद चालित होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज। उसमें कॉलोनियल कोर्ट्स और पंचायत कोर्ट्स, उनके द्वारा इनको चालित करना या उनको गवर्न करना कितना सही है, इस चीज के लिए ही भारत में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है उसमें भी ये धारा, ये रूल्स रखे जाते हैं। 1924 में उनको पुलिस कस्टडी में लेके जाया जाता है और पैर से बांध करके उनका पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाता है, जिससे जो आर्म्ड रेबेलियन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन उनको याद करते हुए कुछ दिनों पहले उनका जो 125th बर्थ एनिवर्सरी था, उसका जो वैलेडिक्टरी सेरेमनी था, उसमें प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि उनके प्रति उनका जो वैल्यूज है उसको हम लोग अपने जीवन में जरूर ढालें। ठीक है, आपका टेक अवे क्या है इस आर्टिकल से, कि आप जो मैंने बताया, जो उनका ट्राइबल्स का खुद का लॉ होता है और फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन देयर हैबिटेट इन द जंगल एंड उनका खुद का ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने का उनका जो हक है उसको कोई नहीं छीन सकता। ठीक, जो GS3 पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो ग्रीडफ्लेशन की बात है यहाँ पे। ग्रीडफ्लेशन मतलब क्या, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इंडिया में, अगर उनका प्रॉफिट बढ़ाने का मन करे कभी और ये ग्रीड जो लालच है अगर वो बढ़ता जाए तो उससे मार्केट में इन्फ्लेशन का बढ़ावा हो सकता है। ये बात इस आर्टिकल में कही गई थी। इट वॉज एन आर्टिकल इन द हिंदू। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। तो एक्चुअल में हम लोग क्या जानते हैं कि जो वेजेस हैं, हम लोग ने पढ़ा था वेजेस में हम लोगों ने और एक चीज पढ़ा था, दैट इज हम लोग बोलते हैं दी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस मतलब क्या होता है, जो डीए मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, डियरेंस अलावेंस, मतलब जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी देश में, उसके साथ साथ क्या होगा, जो वेजेस है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
नहीं तो मार्केट में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जैसा लगता है ना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जैसा लगता है, ये ऐसे देखने में नहीं लगता है, बट एक्चुअली अगर हिसाब किया जाए तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने में एक समता नहीं आ पाती है, एक इक्विटी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ग्रीडफ्लेशन को कहा गया है कि ये ना तो एक वेज और प्राइस का स्पाइरल है, ये एक प्रॉफिट और प्राइस का स्पाइरल है, जिसमें जो कंपनीज हैं वो मार्केट में प्राइसेस को एक्सप्लॉइट करती है, मार्केट में इन्फ्लेशन को एक्सप्लॉइट करती है, किसमें, प्रॉफिट के मोटिव से, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के मोटिव से प्राइसेस को एक्सेसिवली बढ़ा देती है, ठीक है ना। इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या है, डेवलप कंट्रीज जो यूरोप और यूएस में है उसमें तो सबसे ज्यादा, इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को देख पाएंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा कंपनीज का, बट देयर आर मेनी कंपनीज जो इस चीज को अभी कर रही हैं, ठीक है। तो यूएस और यूके में जो अभी दाम बढ़ रहे हैं चीजों का, जो इन्फ्लेशन है, बहुत बुरे हालत में है इन्फ्लेशन इन दो कंट्रीज में, वो क्यों है, उसके पीछे ग्रीडफ्लेशन को कल्प्रिट के रूप में कहा गया। तो ये कब होना चाहिए एक्चुअल में, नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक्स, ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसमें दाम बढ़ा लेते हैं। अगर आप लोग देखें तो वो लोग बोलते हैं कि कॉस्ट बढ़ गया है इसीलिए हम लोग प्राइसेस को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मस्टर्ड ऑयल के केस में देखें, वी सॉ एन ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द मस्टर्ड ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। जो ऑयल प्राइसेस हैं, एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि वो डबल हो गया है इंडिया में आफ्टर पैंडेमिक। तो दिस इज समवट लाइक दिस, ठीक है। चलिए, सो इस चीज को आप लोग जरूर देख लें कि एक्सेसिव प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में जो प्राइसेस का राइज है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं GS2 GS3, आप लोग उसको दोनों में जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी में भी जोड़ सकते हैं, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो लेजिस्लेशन है, उसके भी साथ में जोड़ सकते हैं। ना बात ये है कि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें वो जो बफर स्टॉक होता है, जो बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक को क्या करता है, वो लोगों में नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, जो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, किसके द्वारा, जो पीडीएस है, पीडीएस यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके द्वारा जो फूड प्रोवाइड करती है, उसके लिए बफर स्टॉक से एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के द्वारा और ई ऑक्शन के द्वारा उनको क्या करती है, इस चीज के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, सो OMSS का काम क्या है, ये सरप्लस स्टॉक यानी कि जो बफर स्टॉक हम लोग जानते हैं, ये व्हीट और राइस का बफर स्टॉक एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे ऑक्शन करती है ओपन मार्केट में, जिसमें गवर्नमेंट्स इस चीज को, ज्यादातर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो लोग इस चीज को परचेस करने का उनको हक होता है। बट जो अन्य भाग्य स्कीम था वो इसी पे बेस्ड होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, OMSS स्कीम में एक चेंज ला दिया, एक अमेंडमेंट ला दिया। इसी के कारण क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, इट इज नॉट एबल टू बाय फूड ग्रेन्स अंडर OMSS, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें इस चीज को, सो इट इज APMC अमेंडमेंट इन कर्नाटका, और एक कर्नाटका से ये चीज ना, APMC अमेंडमेंट अगर देखें कर्नाटका का, तो APMC अमेंडमेंट जो कर्नाटका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं APMC क्या है, APMC इज दी मंडी, हम लोग जिस चीज को सीधा सीधा मंडी के नाम से जानते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय मंडी, मंडी इज जहां पर खुले मार्केट में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस है उसको गवर्नमेंट अलाउ करती है एक ऐसे जगह में जहां गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली MSP पे फूड ग्रेन्स को खरीदा जाएगा। अंडरस्टूड नो, ये क्या होता है, इससे फार्मर्स को एक सेंट्रलाइज्ड आउटपुट मैकेनिज्म मिलता है, सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग मैकेनिज्म मिलता है, ठीक है। और जो इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज मतलब जो जमाखोरी करते हैं, जमाखोरी मतलब लोग क्या करते हैं, आज मान लो मिर्ची का दाम चल रहा है 300 350 रुपए, इसको जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप, इसमें कुछ लोग होते हैं
जो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टॉक करके रखेंगे, इंटरमीडिएटरीज। तो ये लोग क्या करेंगे कि मार्केट में प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं इसके द्वारा। सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट में बिल 2023 गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट ला रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट, इसके पहले क्या था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, फॉर सपोज मॉल ओनर्स, हाँ, ऐसे छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज, फॉर एग्जांपल अगर आलू खरीदना हो तो लेज यानी कि फ्रीटोले जो कंपनी है जो लेज बनाती है, हाँ, उससे ये चीज ले ले, मार्केट में जाकर के खरीद पाए, और किसान भी एपीएमसी से बाहर इस चीज को बेच पाए, उसको अलाउ किया था। इससे क्या होता था कि जो फार्मर्स है उनको सही सही दाम नहीं मिल पाता था, क्योंकि एमएसपी जो है वो एपीएमसी में मस्ट है। कोई भी सामान खरीदे तो एपीएमसी में उसी दाम पे मिलना चाहिए जो एपीएमसी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन आ जाए कि भारत में एपीएमसी का क्या रोल है, उसमें क्या है, तो दो चीज आप लोग नोट करेंगे। एक तो है एपीएमसी, दूसरा है जो इसके बाद में आपको स्लाइड में बताऊंगा। तो ये क्या है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज है, ये क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इनको लगाया जाता है, किसके लिए, टू एलिमिनेट द इंटरमीडियरीज, ताकि जो डिस्ट्रेस सेल हम लोग बोलते हैं वो डिस्ट्रेस सेल ना हो यहां पर, ठीक। और जो 2020 में हम लोगों ने जो देखा था, 2020 में जो हम लोगों ने देखा था, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो एपीएमसी था, हाँ, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी था, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करने के लिए एक सुंदर सा रास्ता बना दिया था, जिससे प्राइस मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाता, ठीक। और जो नया गवर्नमेंट का ई मोटिव है, दैट इज द ई नाम, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। हम लोगों ने नाफेड पढ़ा था ना, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, तो उसी के जैसा ये एक ई ऑक्शन पोर्टल है, जिसके अंडर में क्या होता है कि हम लोग एपीएमसीज जो है उसके साथ एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट हम लोग बना सकते हैं, नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जिसमें कमोडिटीज के अराइवल, मतलब कितना सामान आया, उसका दाम कितना है, उसका ऑफर कितना है, मतलब अभी मार्केट में कौन सा दाम लोग ऑफर कर रहे हैं जो किसान हैं, ठीक। इसमें रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं लोग, ऑक्शन में जैसे रेस्पॉन्ड किया जाता है कि दाम है तो उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, ऐसे ये सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, ई नाम, यानी कि द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, इसीलिए इसको ई नाम से हम लोग जानते हैं, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब बार बार एक सामान को मंडी ले जाना, नहीं बिका तो फिर से मंडी से वापस लेके आना, उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो इरेगुलरिटी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस को बिकने में या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस के सप्लाई चेन में, मार्केट तक आने में, उसमें ये चीज एक बहुत कामगार चीज साबित हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट अपने खुद के रेगुलेशंस को भी या खुद के जो मार्केटिंग के जो लेवीज हैं, जो फीस है, उसको भी कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को इजी हो जाता है ना। तो ई गवर्नेंस का अगर क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर में तो इस चीज को आप लोग जरूर उसमें मेंशन करें, ठीक है। चलिए आज के लिए सेशन इतना ही था। बात करते हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सो पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स, ठीक है। पार्टी सिंबल्स के साथ आप लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टी, क्योंकि इस साल हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज का जो नेशनल पार्टी स्टेटस है वो हटता हुआ देखा। फॉर एग्जाम्पल तृणमूल कांग्रेस, इसको एक नेशनल पार्टी स्टेटस मिला हुआ था, इसलिए ये खुद को AITC बोलती थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका नेशनल पार्टी स्टेटस हट गया। और आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी के रूप में उभर कर आया है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग देख लें कि क्या क्या रूल्स हैं एक पार्टी को नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनाने में। और सिंबल्स और पार्टी के नाम, इसको लेकर के जो भी आजकल जैसे अभी एनसीपी में चल रहा है या जो शिवसेना में चल रहा था, उसको लेकर के भी एक जरूर कंक्लूजन में या बॉडी में 2-3 पॉइंट्स वहां पर छोड़ दे। और जो लेजिस्लेशंस है, जो एक्ट्स एंड ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में भी जरूर बात करें इस चीज में। आप लोग मुझे ये आंसर सेंड कर सकते हैं, ठीक, जो मैंने नंबर दिया हुआ है, या आप हमारे मेल ID iRohanCivilServiceInstitute@gmail.com, उस पर भी इस आंसर को लिख करके सेंड कर सकते हैं, ठीक।
एससीओ का रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखें तो एससीओ हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एशिया। ठीक, इस पे पूरा एससीओ का मैंने जो आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन, एससीओ क्या है, एससीओ कैसे बना, इंडिया इस बार मीटिंग होस्ट कर रहा है, इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, दो चीज आप लोग बॉडी में जरूर लिखे, एक है अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है चैलेंजेस। ठीक, इसी के साथ साथ क्या बोला है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया फुल मेंबरशिप, उसमें अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, कुछ कुछ चैलेंजेस भी रहेगा इंडिया का। जैसे इंडिया ने चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है इंडिया वो रख नहीं पाया, बिकॉज इंडिया को पता था कि यहाँ कॉन्सेंसस नहीं बन पाएगा, एक यूनानिमस डिस्कशन नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए दूसरा चीज है ट्रांसपोर्ट में सॉरी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग का जो कॉन्स्ट्रेंट है उसको देखने का जो पर्सपेक्टिव है उसको देखें। उसमें क्या है, हम लोग इसमें बात करेंगे दो चीज का, एक है स्टोरेज, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है मार्केट। एग्रीकल्चर में ये तीन चीज आउटपुट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फसल कट जाती है, हार्वेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद सामान का स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केट जहां इस सामान को हम लोग बेच पाए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आप लोग APMCs की बात करेंगे, इस पे आप लोग ई नाम जो पोर्टल है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, आंसर्स आप मुझे जरूर सेंड करें, मैं आपको एक परफेक्ट एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा आंसर्स में। ठीक है, बात करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की। सो जो ई नाम को लेकर के क्वेश्चन है कि इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जिसमें यूनिफाइड नेशनल मार्केट दिया गया है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इट्स द लीड एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग ई नाम। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, आंसर आप लोग मुझे बताइएगा बाद में, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शायद स्लाइड्स में मिस कर दिया है। इट्स अ वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन, इट्स अ राइट आंसर कि जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, ये एक एजेंसी है जो कि ई नाम को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक, इट्स अ राइट ऑप्शन। अब वन राइट है कि नहीं उसको देख करके आप लोग मुझे आंसर जरूर बताएं। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसको कॉज कौन करता है, वो कैसे बढ़ता है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट जब मार्केट को एक्सपैंड करना चाहती है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, कैसे, CRR को कम करके, मार्केट में लोन्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा करके, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे करके। फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल मीन्स दो चीज होता है, हम लोग दो चीज जानते हैं, एक होता है बजटरी, दूसरा होता है मॉनेटरी। एक होता है फिस्कल, दूसरा होता है मॉनेटरी। फिस्कल मतलब जो बजटरी एलोकेशंस है उस पे ईज दे करके मार्केट में भी एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब लोगों के हाथ में अगर ज्यादा पैसा आ जाए किसी कारण से, सो उससे भी क्या हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मैंने बात किया था इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस से, कि इन्फ्लेशन के साथ मिला करके अगर हम लोग वेज को रखें तो इससे क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन रहेगा या नहीं रहेगा, या ये उल्टा स्टेटमेंट है, आप लोग थोड़ा सा सोच करके देखें। लोगों का अगर हायर परचेसिंग पावर हुआ तो उससे क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, लोगों के पास खरीदने के लिए बहुत पैसा है तो मार्केट में क्या चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, आप लोग सोच करके देखें। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो क्या लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा या कम आएगा, उसके बेसिस पे आप लोग सोच सकते हैं इस चीज़ को कि क्या इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बता दूं, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आरोहन सिविल को सर्च करें और आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट.com इस वेबसाइट पे जाकर के आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। ठीक, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप 7002216693 और आंसर्स को आप 7318690934 इस पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए और आरोहन में आप सभी का स्वागत है, कभी भी आइए, आरोहन आपसे मिलने के लिए बेताब है। धन्यवाद।